आपकी जर्नी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुई थी जी। एंड देन इट ट्रांजिशन इनटू अ प्ले स्कूल। ये वो मेरी राह नहीं है जहाँ मैं चाहता हूँ, मेरा मन शायद इतना वहाँ नहीं लग रहा है। आज के बच्चों को या आज की जनरेशन को अगर इसी ट्रांजिशन से रिलेटेड कोई मैसेज, क्या ये आने वाले 10 साल के बाद मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगी? आपके लिए मार्केटिंग का मतलब या मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वाले जो है वो गंजों को भी कंघी बेच देते हैं। जब वो एडमिशन प्रोसेस या अपने बच्चे के एडमिशन के लिए किसी भी स्कूल को जाते हैं तो वो उस फीस स्ट्रक्चर को कैसे जस्टिफाइड करें? सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है पेरेंट्स और बच्चे का तालमेल। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप रिक्रूटमेंट के टाइम पे एक कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करते हैं? सारी अकल सिर्फ बादाम खाने से नहीं आती, कुछ ठोकर खाने से भी आती है। आप सभी का स्वागत है ऑन माय माइक सेशन विद आकाश गुप्ता। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्ण शर्मा जी। कृष्ण सर का एक्सपीरियंस, कृष्ण सर का जो लाइफ की तरफ जो एक नज़रिया होता है या एक नज़रिया होना चाहिए, वो बहुत ही डिफरेंट है। कृष्ण सर को 27 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। सर ने अपनी जर्नी के अंदर बहुत सारे पड़ाव, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है। आज हम इसी जर्नी में सर के साथ उस पड़ाव या उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं कृष्ण सर का। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अपने सेशन में मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपके पहले सेशंस देखे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी उसी तरह से आप मज़ेदार बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बिल्कुल कृष्ण सर, जैसे हमने स्टार्ट किया, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपकी जर्नी जो है 27 साल की, इस जर्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपने करे, बहुत सारे लोगों से आप मिले और बहुत अलग अलग तरीके की एक्सपीरियंसेस, बहुत अलग अलग तरीके की स्टोरीज, बहुत अलग अलग तरीके के एक कॉन्वर्जेशन, एक रैंडम किसी स्ट्रेंजर के साथ ट्रेन में, बस में। तो इस जर्नी की शुरुआत से शुरुआत करते हैं सर। आप थोड़ा सा अपनी स्टार्टिंग की जर्नी की, हाउ यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल जर्नी आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर हम वहाँ से कुछ स्टार्ट कर पाएँ तो। जी बिल्कुल, ज़रूर। जैसा आपने कहा कि प्रोफेशनल जर्नी, तो बेसिकली मैंने जो मेरा बैकग्राउंड रहा वो टेक्निकल बैकग्राउंड रहा, और मैं अपने मैकेनिकल डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद और पैरेलल साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पहले मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ गया और वहाँ इंटर्नशिप और वो एक्सपोजर लिया। पर कुछ समय बाद ऐसा लगा कि शायद ये वो मेरी राह नहीं है जहाँ मैं चाहता हूँ, मेरा मन शायद इतना वहाँ नहीं लग रहा है, और मुझे तो लोगों से जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है। तो शायद मशीनें जो है वो मेरा उतना इंटरेस्ट उनमें नहीं रहा। तो उस दौरान मौका मिला कि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाऊं, और मैंने वहाँ से अपनी जो है वो जर्नी शुरू करी। और जब हम लोगों ने वो जर्नी शुरू करी, जैसे हमेशा होता है कि आपको कोई अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, अच्छा साथ मिलता है, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, कारवां बढ़ता जाता है, अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं, और जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी जब जहाँ होती है, आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉजिटिव लोग जो है वो वहाँ जुड़ते चले जाते हैं। और वो एक ऐसे लोगों का समूह, एक ऐसे लोगों का ग्रुप बन जाता है जहाँ से कुछ भी निकलता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है। मतलब ये कहिए कि वो समंदर मंथन जो है ना वो शुरू हो जाता है, और वहाँ से बहुत सी चीज़ें निकली। तो इसमें मैं ख़ास तौर पे एक नाम जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ और हमेशा याद रखूँगा किसी भी जगह जब इस तरह की बात होती है, आपके जो मेंटोर हैं, जो आपके गुरुज हैं, वो आपकी लाइफ में बड़ा रोल प्ले करते हैं, और आप हमेशा किसी न किसी को अपना मेंटोर या गुरु ज़रूर मानते हैं। आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी से इंस्पायर्ड होते हैं। आप फिल्म्स में जाना चाहते हैं तो आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं। आप जो है वो अगर पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं तो आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं। तो ऐसे ही जब मैं यहाँ एजुकेशन में गया तो मैं इंस्पायर्ड हुआ।
मेरे मेंटोर, मैं स्पेशली उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, श्री अजय गुप्ता जी से। तो उनके साथ रह के मैंने लाइफ में बहुत सी चीज़ें सीखी और हम सब लोगों ने मिलकर इसमें बहुत बेहतर काम किया। तो मैं इतना कह के विराम दूंगा ताकि आप अपना बातचीत और सवाल पूछ सके। नहीं सर, थैंक यू सर। सर जैसे कि मतलब सर ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी चीज़ें मेरे को सर बताते रहते हैं। जैसे सर ने कहा, सर हैज़ बीन वन ऑफ माई मेंटर्स। और जैसा आप मतलब हमारा डिस्कशन हुआ है, आपकी जर्नी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुई थी जी, एंड देन इट ट्रांजिशन इनटू अ प्ले स्कूल। फिर आपने प्ले स्कूल सेक्टर के अंदर बहुत सारा काम किया, बहुत सारे स्कूल्स एस्टैब्लिश करे, बहुत सारे डायरेक्टर्स को दिशा दिखाई, और उसके बाद अब फाइनली आप एक उसके एक हायर वर्जन पे या उसके एक फॉर्मल वर्जन पे K-12 स्कूल्स का एक इतना बड़ा नेटवर्क आप संभाल रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन का अगर मतलब आजकल की डेट में हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो अगर आप मैं आपसे ऐसे पूछूं कि आप आज के बच्चों को या आज की जनरेशन को अगर इसी ट्रांजिशन से रिलेटेड कोई मैसेज या कोई लर्निंग देना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगी? आपका सवाल ना आज के संदर्भ में बहुत बहुत अच्छा है और बहुत मायने रखता है, और इस सवाल को मैं अलग अलग तरीकों से ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ इसके अलग अलग तरह के जवाब। अभी हम लोग AI के दौर में हैं। आपको कुछ भी चाहिए तो तुरंत आप AI को बोलिए और वो आपको दे देता है। AI के अलग अलग टूल्स हैं, चैट GPT से लोग कर रहे हैं, डीप सीक से लोग कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ों से। और कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल में हो, उनके मन में एक डर है कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं क्या ये वाकई सही है, क्या ये आने वाले 10 साल के बाद मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगी, क्या मुझे ये एक जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है, आगे ऐसा तो नहीं होगा मैं डिस्कार्ड हो जाऊंगा और AI सब कुछ ले जाएगी। तो मैंने अपनी इस जर्नी में एक बात समझी और सीखी। जब हम लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस में थे और कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा दौर था, हर व्यक्ति कंप्यूटर सीखना चाह रहा था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो थे अलग अलग जगह, कॉलेजेस तो बाद में आ ही गए थे। तो जिन लोगों ने उस दौरान कंप्यूटर नहीं सीखे उनको बहुत तकलीफ हुई, वो आगे कभी भी कंप्यूटर्स के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाए। हम लोगों ने उस दौर में सीखा, हमें उसका फायदा मिला। इसके बाद फिर दौर बदला और मोबाइल्स ने एंट्री ली, और मोबाइल्स की कुछ समय की एंट्री के बाद स्मार्टफोन्स आ गए। जो लोग उस समय स्मार्टफोन में कन्वर्ट की तरफ नहीं गए उनको भी उन समस्याओं से जूझना पड़ा, पर धीरे धीरे काफी लोगों ने कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से सीख लिया। इंटरनेट ने वो आज़ादी उनको दे दी। अब जिन लोगों ने इंटरनेट को ढंग से नहीं समझा, स्मार्टफोन्स को नहीं समझा, वो आज तकलीफ पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लोग अभी से AI को समझना शुरू कर दें, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, उसको अपने काम में कैसे शामिल किया जाए, उसके साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए, किस तरह से डिजिटल जो मार्केटिंग, आज अगर आपने कोई बिजनेस में है तो आपको मार्केटिंग करना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया किसी भी चीज के लिए अगर मैं कहूँ तो वो हार्मफुल है अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो, पर अगर वो जरूरत तक है, अब ये हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से तय करना है कि उसकी जरूरत कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, पर अगर वो जरूरत तक है तो वो फायदेमंद है। तो हमको उन सब चीजों को समझना और सीखना है। मैं नई जनरेशन को भी ये कहना चाहूंगा कि हर चीज को समझे, उससे डरे ना। AI से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया के टाइम पे भी कहा गया, जब सोशल मीडिया आएगा लोग एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ देंगे, साथ में जाना छोड़ देंगे। पर मैं देख रहा हूँ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है वो उसको पोस्ट कर रहे हैं, पर वो साथ कभी नहीं छूटा। तो ऐसे ही AI के आने से भी वो तकलीफ नहीं आएगी अगर हम उसको समझ के और अपने काम के साथ एडजस्ट करके उसका यूज करना शुरू कर देंगे। बहुत ही अच्छा सर। इसी तरह से आपने एक वर्ड मेंशन करा था, वो वर्ड मेरे दिल के बहुत पास है, तो मैं थोड़ा सा उसकी तरफ लेके जाना चाहूँगा। आपने का वर्ड यूज करा था मार्केटिंग। आपके लिए मार्केटिंग का मतलब या मार्केटिंग क्या है? जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग का जो नॉर्मली बाजार में एक उसको देखा जाता है जिस एंगल से, वो है बेचना। आप किसी भी चीज को सेल करें, बेचे, वो मार्केटिंग है। पर आप हर चीज हर व्यक्ति को सेल नहीं कर सकते। आपको मार्केटिंग करते हुए ये देखना है कि सबसे पहले
क्या आप राइट प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या आप जो सामान बेचने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं समाज को, वो सही सामान है, सही प्रोडक्ट है? चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, या कोई और किसी अलग धारा की चीज हो, सबसे जरूरी है कि वो प्रोडक्ट सही होना चाहिए। उसके बाद जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो सही व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम कई बार सेल, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, बहुत पुराना एग्जाम्पल है पर बड़ा सटीक है वो, कि मार्केटिंग वाले जो है वो गंजों को भी कंघी बेच देते हैं। तो ये बात सही है, पर शायद आज के मायनों में हर व्यक्ति बहुत समझदार है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को ये देखना है कि वो ठीक हो और वो ठीक लोगों तक पहुंचे, वो लोग उसका यूज करें और वो आगे बाकी लोगों तक जाए। वो एक राइट मार्केटिंग है। अगर हम मार्केटिंग को सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करने तक ही सीमित रहते हैं तो फिर आप लोगों के बीच में एक उसका जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है वो नहीं क्रिएट कर पाते, उसका जो ऑरा है वो उस तरह से नहीं आता, और मार्केटिंग उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती। और मार्केटिंग सिर्फ बेचने तक सीमित नहीं है। मतलब बहुत सी कंपनियां हैं, मैंने अगर अभी तक अपनी लाइफ में देखा है तो मैं दो तरह की कंपनियां मेन मानता हूं। एक सेल्स ओरिएंटेड है, एक सर्विस ओरिएंटेड है। पर कंपनी मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जो दोनों का बैलेंस बना ले। आप सेल्स भी करें, आप सर्विसेज भी दें, तो आपका कनेक्ट रहता है अपने जो कस्टमर है। अब कस्टमर हर जगह अलग तरीके से नाम से पुकारा जाता है। आप होटल्स में जाते हैं तो आपको गेस्ट कहा जाता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पेशेंट कहा जाता है, आप जो है वो फ्लाइट में जाते हैं तो आपको पैसेंजर कहा जाता है। तो हर व्यक्ति को अलग तरीके से बोला जाता है, पर जो उसके अंदर निहित है, जो उसके अंदर है, वो कस्टमर है, ग्राहक है। सर, इसी से जैसे हम बात कर रहे हैं कस्टमर की, और आपने मेंशन किया बाजार, अभी पूरा संसार भारत को एक बड़े बाजार की तरह देख रहा है। और जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने इंडिया को, मतलब आपने रूरलिस्ट और बहुत रिमोट एरियाज को ट्रैवल करा है, आपने वहाँ पे लोगों से मुलाकात करी है, आपने वहाँ की कल्चर को, वहाँ की अंडरस्टैंडिंग को समझा है। तो इंडिया एज अ भारत एज अ बाजार, इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? कितना बड़ा बाजार है, और जिस तरह से आज विश्व हमें देख रहा है तो उसमें कितनी बात सही है और कितनी बात गलत है? मतलब आपको लगता है इंडिया सच्ची में इतनी बड़ी मार्केट है जितना आज वर्ल्ड वाइड इसको परसीव करा जा रहा है? इसमें मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और अभी की स्थिति बहुत अच्छी इसलिए भी है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत है। एक समय आने पे वो भी बुजुर्ग होंगे, सरकारें उसके रास्ते भी बना रही हैं और बाकी काम भी कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मामले में और अच्छा काम करेगी। पर अभी ये बहुत बड़ा बाजार है। 90s में जब मेरे स्कूल डेज की बात है, मैं कहूँ तो मोटे तौर पे मार्केट को देखा जाता था अमीर गरीब, उनके बीच में कहीं 90s में 80s के बाद से मिडिल क्लास आ गया था। बाद में धीरे धीरे जैसे आप 2000 को क्रॉस करते चले गए, 2010 तक आते आते इसमें बहुत सारी लेयर्स आ गई। एक जो है वो जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन से बहुत लोग ऊपर आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत कम लोग रह गए। उसके बाद आप देखेंगे कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, क्रीमी मिडिल क्लास, तो फिर अपर क्लास, इस तरीके से सेगमेंट बढ़ते चले गए। तो हर तरह के प्रोडक्ट के लिए, हर तरह की सर्विसेज के लिए बहुत स्कोप है। अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो एजुकेशन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान में है। सही तरीके से सही लोगों तक उसको पहुंचाने की जरूरत है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, सर्विसेज के लिए देखते हैं, सब चीजों के लिए बहुत स्कोप है। सिर्फ जरूरत यह है कि वो सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे और वो उनकी रीच में हो। मतलब अगर मैं कहूँ तो मुझे ये लगता है कि जो हमारा हिंदुस्तान का बाजार है, जो नॉर्मली कहा जाता है वो प्राइस सेंसिटिव है, मैं मानता हूँ वो है, पर वो प्राइस सेंसिटिव का मतलब मान लिया जाता है कि कम पैसे में कोई चीज देनी है। मुझे लगता है नहीं, प्राइस सेंसिटिव का मतलब है कि उस क्लास को उस प्राइस पे वो चीज मिले जो वो क्लास अफोर्ड कर सके। तो उस लिहाज से बाजार बहुत बड़ा है और बहुत से नए नए प्रोडक्ट, सर्विसेज
सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। आज भी हमारे छोटे छोटे गाँव में जो है वो बहुत सी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है। हालांकि काफ़ी क्रांति आ गई है, रोड इंफ्रा सरकारों ने बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है, जिस कारण से काफ़ी सुगमता से चीज़ें पहुंचनी शुरू हो गई। इतने नए एयरपोर्ट्स आ गए, ट्रेन ट्रैक्स आ गए, तो जिनसे काफ़ी चीज़ें आसान हुई है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो जिस माध्यम से हम लोग पहुंच रहे हैं सबके पास, इंटरनेट ने किया है, जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है। सर, ये जो इतनी बड़ी मार्केट है जिसकी हम भी बात कर रहे हैं और आपने भी मेंशन किया, इस मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए आप किस तरह के एफर्ट्स या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के एफर्ट्स लगातार करती रहती है, और क्या उस मार्केट पेनिट्रेशन का बेनिफिट उस तरह से किसी एक अगर मैं बात करूं तो किसी बड़ी कंपनी को या किसी एमएनसी को अगर उस मार्केट को पेनिट्रेट करना होगा तो वो किस तरह की स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल कर सकता है? अगर आप देखें, जैसे खास तौर पे कहा कि आप इस मार्केट को किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहले तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है वो एडुप्रेन्योर हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा हम जो काम करें उसमें देश हित बड़ा हो। फिर उसके बाद जो संस्था काम कर रही है उसके अंदर जो लोग आ रहे हैं उनका हित हो, और फिर जो लोग वहाँ काम करने वाले हैं उनका भी हित हो, ताकि जो सभी लोग जुड़े हैं उन सबको उसका फ़ायदा मिले। हम लोगों ने खास तौर पे फोकस किया कि बड़े शहरों में जो एजुकेशन मिल जाती है कई बार वो छोटे शहरों में नहीं मिल पाती, तो उसके लिए एक बड़ा ही स्ट्रक्चर करिकुलम हम लोगों ने तैयार किया, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क हम लोगों ने तैयार किया, और इन चीज़ों को अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए उस फ्रेमवर्क के थ्रू हमने प्लान किया। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम लोग स्कूल्स को सेटअप करते हैं तो स्कूल सेटअप करने के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि उन स्कूलों का इंटीरियर कैसा हो, उनका आर्किटेक्चरल कैसा हो। अगर ये एक एक इंडिविजुअल स्कूल के लिए प्लान किया जाएगा तो इट्स कॉस्टली, बहुत महंगा हो जाएगा। पर अगर इसका एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइन, मैनुअल्स, डिजाइनिंग, ये सब अगर हम कॉमन प्लान कर लें और उसके बाद जिस जिस शहर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें एड ऑन कर दें तो ये काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। हमने इस तरह से उनके इंफ्रा को मैनेज किया। उसके बाद अगली कड़ी में आता है कि उनका जो फर्नीचर फिक्चर है, जो बाकी चीज़ें हैं वो कैसे हो, उसके लिए हमने बल्क मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया। फैक्ट्रीज हम लोगों ने इस्टेब्लिश करी और उन फैक्ट्रीज के थ्रू बल्क में मटेरियल को परचेज करके, रॉ मटेरियल को परचेज करके और फिर वो सब चीज़ें डेवलप करी जिससे वो कॉस्ट इफेक्टिव हो गए। आज बाजार में अगर उसको इंडिविजुअल लेके जाने के लिए अगर फॉर एग्जांपल किसी को 10 रुपीज़ खर्चना है तो वो हमारे पास से 6 रुपीज़ 7 रुपीज़ में उसको अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो पीछे का जो बैकएंड का ये जो सारा काम है, इसने ये सब चीज़ें बहुत आसान कर दी और लोगों को स्कूल डेवलप करना बहुत आसान हो गया। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो वहाँ मैन पावर आने वाली है, जो टीचर्स रिक्रूट होने वाले हैं, प्रिंसिपल्स, काउंसलर्स आने वाले हैं, उनका ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग। तो हमने इनको अलग अलग लेवल से हम लोगों ने प्रोवाइड करना शुरू किया। हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का एक सिस्टम मैकेनिज्म शुरू किया। हम लोगों ने ट्रेनिंग कैफ़े बना दिए जहाँ पर पूरा दिन ट्रेनिंग चलता है। आपकी जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है आप उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वहाँ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे सभी स्कूल्स के लिए, हमारे सभी टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स और अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं। इसी तरीके से हमने ऑफलाइन ट्रेनिंग रखी। ऑफलाइन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेशनल लेवल के लिए हम लोग जो है वो बड़े बड़े शहरों में देते हैं। स्टेट लेवल पे हमने अलग अलग जो है वो शहर जो है वो हम लोगों ने प्लान कर दिए। जो बड़े शहर हैं उन स्टेट के, फॉर एग्जांपल राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, एमपी के अंदर गए तो इंदौर, भोपाल, वहाँ पर हमने रिवॉल्विंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोगों ने रख दिए। उसके बाद स्कूल की अपनी भी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे स्पेशली इन टॉपिक्स पे ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए हमारे ट्रेनर्स उनके स्कूल को, उनकी प्रेमाइसेस को विजिट करके वहाँ इन हाउस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए हम लोग अलग से मैनुअल्स, गाइडलाइन, प्रिंटेड मटेरियल ये सब भी प्रोवाइड करते हैं। हमने एक और बड़ा काम किया, हम पहले ऐसे इंस्टीट्यूशन बने जिन्होंने इन सब चीज़ों को एक एप्लीकेशन के ऊपर लेके आ गए। हम लोगों ने एक 360 एप्लीकेशन डेवलप किया जहाँ पर स्कूल ERP, जहाँ वो अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड डे टू डे रूटीन जो वर्क है, स्कूल का सारा जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मेंटेन करना, वो सब कर सकते हैं।
LMS दिया पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, उन्हें लर्निंग वीडियोस मिले, उन्हें ई बुक्स मिले, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट्स और इस तरह की तमाम चीज़ें मिले ताकि पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी उसके अंदर जो है वो उनके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल हो। इसके बाद हमने टीचर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए, इनके लिए सारा करिकुलम, सिलेबस, मैनुअल्स और जो ट्रेनिंग सेशंस के प्रोग्राम है वो भी वहाँ से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो सब लोगों को एक ही जगह से चीज़ें मिल गई तो उनके लिए अफोर्डेबल हो गया, हमें उसे मेंटेन करना आसान हो गया। इस अफोर्डेबल सिस्टम के कारण हम लोग 2 टायर सिटीज़ में, 3 टायर सिटीज़ में, नेशनल लेवल पे बिग सिटीज़ में भी उसी तरीके से काम कर पाए। जैसा एक बड़े शहर में काम हो रहा था, एक छोटे गांव में भी उसी तरह की चीज़ें जो है वो हमारे टीचर्स तक पहुंच रही थी। तो करिकुलम मेंटेन हो पा रहा था, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर हो पा रही है। सर, इस डिलीवरी के लिए जैसे आपने बताया कि पीछे बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं, आप स्कूल्स के पास विजिट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने R&D के ऊपर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करी होगी। तो इस इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए जब हम अर्निंग की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं, या अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो बहुत सारे स्कूल आज इस तरह के कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और रीजन की वजह से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ऑन दी इनकम, जबकि आउटकम के मतलब जो कंपनी के या जो स्कूल के एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल लूँ तो दिल्ली का जो इस वक्त जो सिनेरियो है एजुकेशन का, उसमें स्कूल्स के ऊपर कैपिंग है ऑन दी फीस, एंड एट द सेम टाइम जो टीचर्स की या जो उनके स्टाफ मेंबर्स की फीस है दैट हैज़ टू बी पेड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पे कमीशन। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिलीवरी जो है वहाँ पे टीचर्स की वो एक्सपेक्टेड है कि वो गवर्नमेंट स्कूल जैसी हो क्योंकि उनकी फीस उस तरह से है, लेकिन वहाँ पे जो इनपुट है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से नहीं है, वहाँ पे कैप्ड है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए स्कूल्स को किस तरह के चैलेंजेस रियलिटी में फेस करने पड़ते हैं, और इस पूरे थॉट प्रोसेस के अंदर पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, या पेरेंट्स किस तरह से एक ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं बिटवीन द पॉलिसी एंड द रियलिटी। जो अभी आपने बात कही ना जी, वो इस समय बहुत मतलब मैं कहूँगा कि ये हॉट टॉपिक है, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर शामिल लोगों की सपोर्ट के बिना नहीं चलती। स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक सबसे बड़ी कड़ी है पेरेंट्स, क्योंकि 3 लोगों से मिलके ही तो स्कूल तैयार हुआ जी। बच्चे, पेरेंट्स, मैनेजमेंट जिसमें टीचर्स हैं, बाकी अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, ये तीनों लोग मिलके ही स्कूल को चलाते हैं। तो इसमें हर किसी की सपोर्ट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। जैसा आपने कहा कि इन सब चीज़ों में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, सच में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी सोसाइटी जब प्लान करती है, उस सोसाइटी को बनाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं समाज से, और वो ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे बिल्डर नहीं बनना, मुझे ये वाला काम नहीं करना, मुझे सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करना है जिसमें मैं भी अपना ब्रेड बटर करूं। पर मतलब मैं से मतलब है जो लोग उसमें आएंगे, टीचर्स आएंगे, बाकी स्टाफ मेंबर आएंगे, और समाज को एक ऐसा चीज मैं दे पाऊं जहां बच्चे नई चीजें सीख के आगे जाए, समाज को वो भी फिर कुछ और आगे दे। तो एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है जिसमें वो लोग एंटर करते हैं। तमाम तरह की दिक्कतें तो कोई भी काम करेंगे आपको आती ही हैं। जब लैंड प्रोक्योरमेंट हो जाता है, परचेज हो जाता है, फिर उसके बाद अलग अलग तरह की तमाम चीज़ें रहती हैं, तो मैं उनमें नहीं जाऊंगा, वो एक सिस्टम है, तो उसको मैं ऐसा नहीं मानता। पर जब वो ये सब चीज़ें तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उनके जब हम एक्सपेंसेस की बात करें, चाहे अभी आपने पे को लेके कहा कि वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखें ना जी, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। किसी समय में ये 20% था और गवर्नमेंट 80% स्कूल्स को होल्ड करता था। आज के समय में ये 30-35% तक पहुँच गया है, और गवर्नमेंट स्कूल 60 to 65% के आसपास है,
और जो एक मैं अभी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी ये 50% तक जाएगा, क्योंकि लोगों का रुझान है कि मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा भी मिले, उसके साथ साथ उसको अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिले। इंफ्रा की तो अपनी एक कॉस्ट है, उस कॉस्ट के बिना आप उसको नहीं बना सकते। आज आप देखिए अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट्स आपको मिल रहे हैं, उस कारण से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। अच्छे रेलवे स्टेशन मिल रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ रही है। किसी भी चीज की कॉस्ट बढ़ेगी अगर आप उसको अच्छा बनाएंगे तो। ऐसे ही अगर आप किसी स्कूल को भी अच्छा बनाते हैं, किसी कॉलेज को भी अच्छा बनाते हैं, तो आपकी कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ेगी। उस कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए आपको पेरेंट्स और स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा। मेरी यहाँ रिक्वेस्ट होगी सरकारों से कि वो इस तकलीफ को समझें। कैसे ये पॉसिबल है? वही एक दाल है जो आपको एक नॉर्मल कहीं रोड साइड ढाबे पे मिलती है तो उसकी कीमत 100 रुपये प्लेट है। जैसे ही वो एक डिसेंट से रेस्टोरेंट में आती है उसकी कीमत 250 रुपये के आसपास हो जाती है, और जैसे ही वो 5 स्टार में पहुंचती है उसकी कीमत 1000 रुपीज़ हो जाती है। तो क्या 5 स्टार्स में 1000 रुपीज़ की दाल नहीं बिक रही? क्या डिसेंट रेस्टोरेंट में 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ की दाल नहीं बिक रही? क्या रोड साइड में 100 रुपीज़ में दाल नहीं बिक रही? और क्या उस जो साइकिल पे दाल चावल दे रहा है उसका 50 रुपीज़ में नहीं जा रहा? सबका जा रहा है। सिर्फ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पे स्केल। देखिए ये विभिन्नताओं का देश है हम कहते हैं, पर ये तो संसारी विभिन्नताओं का है। सब लोग एक ही लेवल पे तो नहीं है। आपकी इनकम अलग है, मेरी इनकम अलग है, किसी और की इनकम अलग है। वो उस इनकम ग्रुप के द्वारा अगर किसी इंस्टीट्यूशन को पसंद करता है तो इसमें क्या गलत बात है? वो उसको पसंद कर सकता है, वो वहां जा सकता है, और उनकी फीसिस को स्वीकार करके अगर वो एडमिशन कराना चाहता है, उसके करिकुलम को, उसकी बुक्स को देख के समझ के करना चाहता है, हाँ वो सरकार की गाइडलाइंस पे होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। एनसीईआरटी ने एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया कि ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 1st to 8th तक के लिए उन्होंने एडवाइस किया कि ये इस तरह से होना चाहिए, और हम उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। एनईपी को, एनसीएफ को फॉलो करते हुए हम लोग बुक्स को लेते हैं। 9th ऑनवर्ड उन्होंने कहा एनसीईआरटी कंपल्सरी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर पैरेलल ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये आज़ादी इंस्टीट्यूशंस को होनी चाहिए कि वो अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से, अपने इंफ्रा के हिसाब से अपने फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट कर सकें, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग फिर टीचर्स को भी पे कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार 5 स्टार बंद नहीं कर रही। वो ये नहीं कहती कि 5 स्टार मत बनाइए, क्योंकि दाल तो आप 100 रुपीज़ में भी दे सकते हैं ना। पर कुछ लोग हैं समाज में जिनको 5 स्टार की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, बाकी सब चीज़ होती है। तो ये चीज़ भी सरकारों को समझनी चाहिए। सर इसी से एक बहुत अच्छी चीज़ ऐसी ध्यान में, आप पेरेंट्स को गाइड करने के लिए या पेरेंट्स को कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं कि जब वो एडमिशन प्रोसेस या अपने बच्चे के एडमिशन के लिए किसी भी स्कूल को जाते हैं तो वो उस फीस स्ट्रक्चर को कैसे जस्टिफाइड करें, या कैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनकी मतलब उनकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस वर्सेस जो बच्चे की जो डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको किस तरह से एक पेरेंट मीट आउट कर सकता है जब वो एडमिशन के लिए जाता है। क्योंकि ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, जैसा आपने कहा कि दाल 100 रुपए की भी है, 500 रुपए की भी, 1000 रुपए की है। तो हर पेरेंट या आज की डेट में हर एक इंसान का एस्पिरेशन है कि मैं 1000 रुपए नहीं तो 800 रुपए की दाल तो खाऊं, क्योंकि एक स्टेटस चीज बन चुकी है। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक स्कूल के अंदर जाने के बाद बच्चे को सिर्फ एकेडमिक्स और सिर्फ एक्टिविटीज नहीं मिलती हैं, उसको एक सोशल सर्कल मिलता है, एक नेटवर्क मिलता है जो जीवन भर उसके साथ रहता है। तो इस तरह से कोई रिकमेंडेशन या कोई सजेशन, जब पेरेंट्स स्कूल जाते हैं तो वो उस फीस स्ट्रक्चर को देख के ना डरें, या उसका जस्टिफिकेशन स्कूल से कैसे लिया जाए। यहाँ ना मैं आपको एक बात खास तौर पे बोलना चाहता हूँ, और सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ। सच बोलना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। पर एक सच हम सबको समझना चाहिए, हम सभी की अलग अलग पेइंग कैपेसिटी है। हमें वो याद रखनी चाहिए हर चीज में। जब आप कार खरीदते हैं तो आप याद रखते हैं क्या सभी लोगों के पास मर्सिडीज है?
कुछ लोग मारुति में ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग हुंडई में ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग टोयोटा में करते हैं, कुछ लोग मर्सिडीज में करते हैं, और कुछ लोग जो है वो फरारी भी चलाते हैं। तो सभी लोगों का अलग अलग जो है वो अपना सेगमेंट है। ऐसे ही पेरेंट्स को ये चूज और सिलेक्ट करना चाहिए कि मैं कहाँ तक अपने बच्चे को कंफर्टेबल होके एजुकेशन दे सकता हूँ। मेडिकल की पढ़ाई आज आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए अदर देन गवर्नमेंट, तो वहाँ महंगा ही है। अब उसके बहुत से अलग अलग रीजंस हैं। तो हमको ये तय करना चाहिए कि हम किस तरीके के इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, और कंपैरिजन कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, आप कंपेयर कीजिए कि आपके आसपास में, और बच्चे को बहुत ज़्यादा दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है जब तक मजबूरी ना हो। आप कंपेयर कीजिए कि आपके आसपास कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनके यहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है, उनका करिकुलम क्या है, उनका बुक्स क्या है, वहाँ जो फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो किस तरह के हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसी है। और उस कंपैरिजन के बाद अब आप देखें कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा स्कूल लग रहा है, जो आपके लिए अफोर्डेबल भी हो, जहां आपके बच्चे को ज़्यादा एक्सपोजर भी मिल पाए। अगर आप गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो आपको शायद ऑडी और मर्सिडीज ज़्यादा पसंद आएगा, फिर भी हिंदुस्तान में मारुति ज़्यादा क्यों बिकता है? क्योंकि उसमें माइलेज ज़्यादा होता है, उसमें अफोर्डेबल है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो तब आदमी सेफ्टी फीचर तो भूल जाता है। तो यानी आप तब मैनेज करते हैं अपनी पॉकेट के हिसाब से। ये बड़ा कड़वा सच है, बोलना बहुत मुश्किल है खासतौर पे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, पर मैं फिर भी इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इससे आपको कभी भी ऐसा भाव नहीं आएगा ये गलत हो रहा है, भाई मेरी कार मुझे ये सेफ्टी नहीं दे रही मारुति, ये गलत हो रहा है। ये इस कार का फीचर ही नहीं था, ये तो मर्सिडीज का फीचर था। तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं जब हमें पता लगता है इसका फीचर नहीं है, इसमें तो यही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमें उस तर्ज पे करना चाहिए, क्योंकि इस तर्ज पे आप बाकी सारे काम करते हैं। आप इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप परचेजिंग करते हैं अपने घर के लिए, अपने कपड़े परचेज करते हैं, अपना फर्नीचर परचेज करते हैं, अपना घर परचेज करते हैं, अपने यहाँ की जो बाकी जो चीजें हैं वो प्लान करते हैं। तो फिर इसके लिए क्यों नहीं? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है सर, बहुत अच्छे इंसाइट्स हैं सर। थोड़ा सा टॉपिक को एक दूसरी दिशा में लेके चलते हैं। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आया है कुछ सालों में। जब हम बात करते हैं किस तरह के चेंजेस, तो स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स या लीडरशिप प्रोग्राम्स की एक बहुत इंक्लूसिविटी या इंटीग्रेशन की बात है कि स्कूल शुड मेक सच करिकुलम्स या सच प्रोग्राम्स जहाँ पे वो कम्युनिटी के साथ बच्चों को एंगेज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ पेरेंट्स या कुछ स्कूल्स का एक अलग थॉट प्रोसेस है कि वी डोंट वांट कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी हो, क्योंकि बच्चा जब कम्युनिटी में जाता है तो वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इसी तरह से हर टॉपिक के अंदर देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, एक बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है, दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। अगर मैं बहुत रेलेवेंट चीज़ की बात करूं तो आज स्कूल से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है कि मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर बाहर निकले और टॉप कॉलेजेस में जाए ताकि वो टॉप टियर फर्म्स के अंदर काम करे, उसकी सैलरीज आए हों। एंड एट द वेरी अदर एंड ऑफ दिस डाइकोटमी इज़ कि मेरा बच्चा मार्क्स वार्क्स से मुझे कुछ नहीं पड़ता है, मतलब मुझे फ़र्क नहीं है, या मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे से उस तरह से नहीं है। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनके वोकेशनल स्किल्स, लाइफ स्किल्स। तो ये जो डाइकोटमी है, अगर एज अ पेरेंट आपको चूज करना हो तो आप इसके बीच में कैसे बैलेंस बनाना चाहोगे, या आपने इस चीज़ के बीच में बैलेंस कैसे बनाया? बहुत सालों से ये सवाल चला आ रहा है जी, बहुत सालों से। जब हम लोग थे तो हमारे पेरेंट्स भी इस सवाल से रूबरू हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ कम या ज़्यादा हमारे दादाजी भी रूबरू हुए होंगे जब उनको अपने बच्चों के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें प्लान करनी हुई। हम लोग भी हुए और आज की जनरेशन भी हो रही है। पर क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आई और टेक्नोलॉजी के ट्रांजिशन बहुत तेज़ी से आए। जब रेडियो आया, और रेडियो और टीवी के बीच में बहुत बड़ा फासला था।
और जब टीवी से इंटरनेट आया तो बहुत बड़ा फासला था, इंटरनेट से फोन आया फासला कम होता गया, और जब स्मार्टफोन आया तो फोन और स्मार्टफोन का फासला कम था, और अब स्मार्टफोन जो हाईटेक हो गए हैं और जो 3G 4G 5G 6G ये सब आ गया, बहुत तेजी से आया, तो तेजी से परिस्थितियां भी बदली। जब हम बात करते हैं कि बच्चों के मार्क्स इतने आने चाहिए क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, यहाँ पे मैं हमेशा एक तरीके से सोचता हूँ, हमें बच्चों को ये बताना, कंपटीशन तो है, ये तो अगर एक चीज के लिए वैकेंसी या वो जो सीट्स हैं वो 100 हैं और दावेदार 1 लाख हैं, तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन तो होगा। हर बच्चे की अलग क्षमता है, कई बार वो क्षमता पहचानी नहीं जाती, हालांकि उसके लिए बहुत सी चीजें डेवलप हो गई, साइकोमेट्रिक टेस्ट है और बहुत सी दूसरी चीजें, पर उन्होंने कुछ कुछ अपना रोल प्ले किया। पर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है पेरेंट्स और बच्चे का तालमेल। अगर वो बेहतर है फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बच्चे को हम शुरू से समझ जाएं मेरा बच्चा कैसा है, सिर्फ ये समझ जाएं कि वो क्रिएटिव है, वो एडवेंचर को ज्यादा पसंद करता है, वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा दिख रहा है आपको, वो मैथ बड़े इंटरेस्ट से करता है या लैंग्वेज बड़े इंटरेस्ट से करता है या वो कोई और चीज में उसका इंटरेस्ट। अगर हम उसको समझ गए तो हमारे लिए ये मैथ सुलझाना शायद आसान हो जाता है। उसके बाद बच्चे को हमें एक बात जरूर बतानी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो 8th ऑनवर्ड 9th ऑनवर्ड 10th, मतलब 9th तो मुझे लगता है बता ही देना चाहिए कि बेटा मुझे आपके मार्क से कोई मतलब नहीं है, पर इस सिस्टम को है, जितना जो आप करना चाहते हो उसके लिए रिक्वायर्ड जो भी मार्क्स आपको चाहिए, परसेंटेज आपको चाहिए, वो आपको अचीव करनी है। ये इतने कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में ये परसेंटेज जाता है जो पिछले 5 साल का इतिहास कहता है। आपने चूज करना है, आपने अपना इंटरेस्ट बताया, मुझे पापा ये करना है, मम्मा ये करना है, तो आप देखो ये वाले कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में पिछले 5 सालों में क्या परसेंटेज किया है। अगर आप अचीव कर सकते हो तो इस तरफ जाओ, नहीं तो अपना प्रोफेशन बदलो, अपनी सोच बदलो, अपना इंटरेस्ट बदलो। बदल सकते हो इंटरेस्ट। आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत टफ है, जेई करूंगा बहुत मुश्किल है, इतने मार्क्स कैसे लाऊंगा, तो बदलो, फिर जेई नहीं करेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। हम मना नहीं कर रहे, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, पर अगर ये करना है तो ये करना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली से जो है वो कश्मीर जाना है, दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, तो उसके लिए जितना पेट्रोल चाहिए, जितने घंटों का ट्रैवल चाहिए, जितने किलोमीटर का ट्रैवल चाहिए, वो तो करना पड़ेगा। अब आप चूज कर सकते हैं, आप बाय एयर जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, तो वो आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, पर आपको ये सब चीजें करनी होगी। तो मुझे लगता है बच्चे को वो जवाब मिला, क्योंकि 9th का बच्चा आज की डेट में काफी मैच्योर है, तो वो ये बात समझना शुरू कर देता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है और मुझे इसमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, और मुझे जो वहाँ के लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज है, जो मार्क्स हैं वो चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में वो रिक्वायरमेंट है। फिर एंट्रेंस एग्जाम है, एक मार्क्स का सिस्टम आ गया, फिर एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम में कि पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर से कितना सॉल्व कर सकते हो, एक बार देखो। 10th में हो, 12th का एग्जाम का पेपर दे रहा हूँ, मुश्किल है, अभी नहीं कर सकते, 11th में तो दे सकता हूँ उसको, कि वो अंदाजा लगा ले कि 12th के बाद मैं क्या कर पाऊंगा इसमें, पहले वो कराना है फिर ये कराना है। तो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी उनके लिए, और कंपटीशन है उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, पॉपुलेशन है, सब कुछ। बहुत अच्छा लगा सर। सर इस सेशन को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, सभी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। आप 27 साल से रेगुलर हायरिंग कर रहे हैं, सीवीज देख रहे हैं, अलग अलग रोल्स के लिए आपने रिक्रूटमेंट करा होगा। जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्या पूरे सीवी के अंदर मार्क्स के अलावा या मार्क्स को इंक्लूड करके ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप रिक्रूटमेंट के टाइम पे एक कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करते हैं या उसको असेस करते हैं? आपने ना बड़ा अलग तरह का सवाल पूछा, जिससे मुझे मेरी जर्नी याद आ गई कि भाई मैंने कैसे शुरू किया था। मैंने ना एक चीज सीखी और समझी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था,
कि जिस सिस्टम में आप होते हैं आप वहाँ लोगों से बहुत कुछ सीखते और समझते हैं। हर व्यक्ति ना अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। मैंने कहा मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आया, मैं एजुकेशन में आया, मैं मार्केटिंग में आया, सपोर्ट में आया, तो मेरे पास वो वाले स्किल नहीं थे। वो स्किल डेवलप हो गए, हम साथ साथ सीखते गए, बहुत सी चीज़ों पे काम करते गए। कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिनके लिए काफ़ी हमें मेहनत भी करनी पड़ी, पर हम सीख गए। तो ज़रूरी है कि जिस भी व्यक्ति में सीखने का जज्बा हो, जिस भी व्यक्ति में वो डेडिकेशन हो, वो हमारे पैरामीटर पे सबसे ऊपर है। क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन तो वो पूरी कर रहा होगा, तभी हमने उसको जो सीवी को शॉर्टलिस्ट किया है। अब तो ज़रूरी है कि वो भले ही कम सीखा हुआ हो पर वो सीखना चाहता हो, भले ही उसे आता कम हो पर वो काम करना चाहता हो। अगर वो काम ही नहीं करना चाहेगा तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो कितना भी सीखा हुआ हो वो हमारे लिए गुड फॉर नथिंग हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम भले ही कम सीखे हुए लोग रखें पर वो सीखना चाहते हो, उनमें लगन हो, वो मेहनत करना चाहते हो, और जो चीज़ें लाइफ उन्हें सिखाएगी उसके लिए वो तैयार रहें। जो मुश्किलें आएंगी उनके लिए वो तैयार रहें। और बहुत सी जगह बोला जाता है ना जी, सारी अकल सिर्फ बादाम खाने से नहीं आती, कुछ ठोकर खाने से भी आती है। तो मतलब वो उन ठोकरों के लिए जो हर किसी को अपनी खुद लाइफ की जो मुश्किलें हैं वो खुद देखनी है, वो स्ट्रगल खुद करनी है। तो वो अगर स्ट्रगल्स के लिए तैयार है, किसी भी स्टेज पे आपके पास स्ट्रगल्स आती है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ऊपर आता है और वो सब उनके कॉन्फिडेंस से झलकता है। उनकी आंखों में वो उनका कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देता है। तो ये सबसे ऊपर है पैरामीटर में। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही खूबसूरत जवाब था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा ये, जहाँ पे हमने बहुत अलग अलग एंगल से एक स्कूलिंग के ऊपर, एकेडमिक्स के ऊपर, जॉब पर्सपेक्टिव के ऊपर में बात करी। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए, एंड उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स का भी सेम थॉट प्रोसेस रहेगा, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश जी, मैं भी कहना चाहूँगा, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके सवाल बहुत अलग थे और जिस एनर्जी से आपने इस पूरे सेशन को लिया वो काबिल तारीफ है, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।